हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये डेवलपमेंट ना सिर्फ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी लेकिन सेक्स वर्कर कम्युनिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बारे में बात करने से पहले 2017 के गाइडलाइंस में एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट का स्टैंड और फिर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, कहानी स्टार्ट होती है 2017 से, जब गाइडलाइंस इशू की गई थी ब्लड डोनेशन के लिए। ये किसने गाइडलाइन इशू की थी? नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने, और इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको ने। बताया था कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्राइटेरिया है, और बेसिक चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया था। इसके अलावा एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया था कि ये बिल्कुल भी ब्लड डोनेट कर नहीं सकता है। इस ग्रुप में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें आते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के मैक्सिमम जो भी ग्रुप है वो लोग आते हैं। इसके अलावा इसमें सेक्स वर्कर्स को भी शामिल किया है और ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनको कोई ऐसी बीमारी है विच इज़ नॉट ईजिली ट्रेसेबल या जिसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया है हाई रिस्क ग्रुप, कि इनको बिल्कुल बार किया गया है डोनेटिंग ब्लड से। हाई रिस्क ग्रुप को जब ये बार किया गया तो उसके बाद में सरकार के पास ये मामला पहुंचा, यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस को अपहेल्ड किया और इसको ऑफिशियल गजट में भी नोटिफाई किया और कहा कि इसका पालन सारे मेडिकल काउंसिल को करना है, हॉस्पिटल्स को करना है, जो ब्लड डोनेशन कलेक्ट करते हैं उन सारी अथॉरिटीज़ को भी करना है। जिसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट का और ये जो दोनों बॉडीज़ हैं इनके डायरेक्शंस का चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से जवाब मांगा और यूनियन गवर्नमेंट का जवाब आता है कि जो भी ये बैन हमने डिसाइड किया था उस बैन को हम रिटेन करने वाले हैं, यानी कि बैन कंटिन्यू रहने वाला है, उसको हटाया नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया कि डाइल्यूटिंग द बैन मे एंडेंजर पुअर रिसिपिएंट्स डिपेंडिंग ऑन पब्लिक ब्लड बैंक। अगर हम बात करें तो ये ब्लड डोनेशन जो है वो डोनेट होकर गवर्नमेंट अस्पताल में जाएगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि फाइनेंशियली केपेबल नहीं है और उनके पास से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का उतना रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो अफेक्ट होने वाले जनता है जो हो सकती है, जिन पे भी ऐसा कुछ भी चांस बनता है, वो पुअर पेशेंट्स हैं। तो अगर हम ये चीज़ अलाउ करते हैं तो उनकी हेल्थ रिस्क में आ सकती है और उनके बाद में अगर कुछ रिस्क में आता है तो दे डोंट हैव द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सीजे सूर्यकांत ने भी कहा कि अगर मिनिमल रिस्क भी है, 1% रिस्क भी है, तो वो रिस्क हम लेना नहीं चाहेंगे पुअर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड जो था वो तो आपने देखा है कि बैन लिफ्ट नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा ये भी बताया गया कि साइंटिफिक डेटा शो करता है कि हायर रिस्क है एचआईवी की, हेपेटाइटिस बी एंड सी प्रेवलेंट इन हाई रिस्क ग्रुप। ये जो ग्रुप बनाया गया है उन सभी में ये पर्टिकुलर कुछ बीमारियां हैं जिसका रिस्क रहता है। और ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है कि एलजीबीटीक्यू है या सेक्स वर्कर है इसलिए हम इनको बार कर रहे हैं। ये बेस्ड है मेडिकल ओपिनियन के ऊपर। एक्सपर्ट मेडिकल जो पैनल है उन्होंने बैठ के इसके ऊपर पूरा एनालाइज करने के बाद में ये रीजनिंग दी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मेडिकल रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी का जजमेंट फॉर एनी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द ग्रुप। रिस्क प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए। बिल्कुल सही बात है पेटिशनर की कि आर्टिकल 14 एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 21 एग्जिस्ट करता है। तो ये पेटिशनर के द्वारा आर्टिकल 14 और 21 का कॉन्स्टेंटली मेंशनिंग हुआ था कि कैसे ये आर्टिकल 14 का हनन कर रहा है अगर आप हमको रोक रहे हो ब्लड डोनेशन करने से। आर्टिकल 14 आपके इक्वालिटी के प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन समता के अधिकार में भी शामिल है इंटेलिजिबल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट। ये कहा गया है सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ऑब्जर्वेशन दिया है। तो अगर थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस विच इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो अगर ऐसा कोई डिफरेंस है जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से या फिर लीगल रीजनिंग के हिसाब से, तो वो डिफरेंस अलाउ किया जाएगा। दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड दैट इज नॉट ओवरलेटिंग आर्टिकल 14। अगर देर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, देर इज अ रेशनल नेक्सस टू अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट, तो वो डिफरेंस को अलाउ किया जा सकता है। और ये भी उसी प्रकार की एक तरीके से बोले तो डिस्टिंक्शन है जहां पर हम लोग पब्लिक हेल्थ के लिए ये चीज को कर रहे हैं कंसिडरेशन में। एक तरीके से और सिंप्लीफाई करो तो पब्लिक हेल्थ की अगर बात आ रही है तो आर्टिकल 14 या 21 के बारे में भी बात ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब वो ज्यादा डोरमेंट रहेंगे अगर पब्लिक हेल्थ का विषय है तो। वहीं पे आर्टिकल 21 के बारे में भी जिक्र किया गया कि आर्टिकल 21 में केवल जीने के अधिकार की बात नहीं हो रही, वहां पे आपके राइट टू लिव विद डिग्निटी के बारे में बात हो रही है, एज पर मानेगा गांधी का जजमेंट। लेकिन अगेन आर्टिकल 21 दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी और पिटिशनर्स के द्वारा भी। जहां पे पिटिशनर कह रहे हैं कि राइट टू लिव विद डिग्निटी हमारा हैम्पर हो रहा है, वहीं पे सरकार कह रही है राइट टू लाइफ पुअर पेशेंट्स का हैम्पर हो सकता है, लाइक लिटरली जीने का अधिकार हैम्पर हो सकता है।
पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट ये है कि ये आइडेंटिफिकेशन को टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, मोरालिटी के बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं, कोई रिस्की बिहेवियर को डिटरमाइन करके नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इवन अगर मेडिकल ओपिनियन भी आया तो दैट इज ऑल्सो बायस्ड ओपिनियन। और अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड का या डिजीज आने का, तो ब्लड तो जो डोनेशन में आता है वो ऑलरेडी टेस्ट होकर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज नॉट अ होमोसेक्सुअल पर्सन, हु इज नॉट अ ट्रांसजेंडर पर्सन, हु इज नॉट अ सेक्सुअल वर्कर, उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है, उनके ब्लड में भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उन सारे ब्लड को टेस्ट करने के बाद ही डोनेट करते हो। तो वो यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। ऐसे तो बिना चेकिंग के तो कोई टेस्ट, मतलब बिना चेकिंग या टेस्ट के कोई भी ब्लड होने नहीं वाला डोनेट। रिस्क प्रिवेंशन पब्लिक हेल्थ के लिए आप कर तो रहे हो, लेकिन रिस्क प्रिवेंशन तो बाकी जगह पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ नाउ सारी हियरिंग कर रही है। अभी की लीगल टेंशन ये है कि पब्लिक हेल्थ का पर्सपेक्टिव आ रहा है, मिनिमल रिस्क को प्रिवेंट करने के बारे में बात की जा रही है। केस का नाम है थंगनम संता सिंह एलियास संता खुराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची, जस्टिस विपुला पंचोली की बेंच है। यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को दैट इट हैज डिसाइडेड टू रिटेन बैन ऑन ब्लड डोनेशंस बाय ट्रांसजेंडर पर्सन, गे मैन, सेक्स वर्कर्स आफ्टर एक्सपर्ट्स रिविजिटेड द अर्लियर डिसीजन फॉलोइंग प्रोडिंग बाय द कोर्ट। अभी कोर्ट का कोई भी फाइनलिटी में जजमेंट नहीं आया, इसके लिए और डेट रखी गई है, लेकिन एक टिल्ट नजर आ रहा है जहां पे सीजे सूर्यकांत के द्वारा कहा गया है कि ये अपने आप में रिस्की बिहेवियर हो सकता है, पुअर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रिस्क हो सकता है, हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहता सेंटर के डिसीजन के साथ। यहाँ पे बोला गया कि टेल अस वन गुड रीजन दैट वी शुड इशू अ डायरेक्शन, पिटिशनर को कहा जा रहा है ये। आफ्टर ऑल देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पुअर पीपल हु टेक फ्री ब्लड फैसिलिटीज, दे कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इट इज अ पुअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल हु आर सस्टेनिंग ऑन दिस ब्लड। Why this poor people should be, even if there is 1% chance of infection, why they should be affected? यहाँ पे अगर हम लोग करें क्लास डिवाइड के बारे में, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल पुअर ही रहने वाले हैं। तो इसी वजह से हमें ये बार रखना चाहिए, इवन अगर 0.1% चांस भी रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।